नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम व्याकरण के टॉपिक पूरे कर चुके हैं और अब प्रत्येक शीर्षक से हम कुछ प्रश्न और उनका विश्लेषण शुरू कर चुके हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हमने जो शब्द सीखे, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द सीखे, अर्थ के आधार पर शब्द सीखे और रूप परिवर्तन यानी विकार के आधार पर भी अपने शब्दों के प्रारूप सीखे। कुछ प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? यानी तत्सम के बारे में अपन ने एक तो ये बात सीखी कि संस्कृत का शब्द, इसके खुद के दो टुकड़े हैं, यानी तत् और दूसरा सम। तत् संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है वह, और सम का मतलब समान। यानी संस्कृत का वह शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के, जैसा वो संस्कृत में था वैसा का वैसा अगर हिंदी साहित्य में आता है तो उसको तत्सम कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया आपको, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? पहला विकल्प है काम, दूसरा श्राप, तीसरा कार्य और चौथा गर्म। जब अपन इस शीर्षक को पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि जिन पदों में री, ऊपर व नीचे लगने वाला रे, तालव्य शय, क्षय, त्रय, गे या संयुक्त व्यंजन का जहां प्रयोग होता है वो शब्द तत्सम होता है। अब देखिए यहां कई जगह ये शर्त पूरी हो रही है। काम ये तद्भव शब्द है, यदि इसको हम तत्सम बनाते तो ये बनता कर्म, यानी काम का तत्सम क्या होता है? कर्म। श्राप संयुक्त अक्षर तो है, लेकिन संयुक्त अक्षर तो बाद में आएंगे, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। यानी तालव्य शय होगा तो वो शब्द तत्सम है, यानी इसका तत्सम क्या होता है? शाप। ठीक है, अगर इस प्रकार का चुनाव हो तो ये पहले होगा और ये बाद में होगा। हर संयुक्त व्यंजन वाला तत्सम नहीं होता है। फिर ये शब्द तत्सम है, इसका यदि तद्भव बनाओगे तो ये बनेगा काज या काम। फिर गर्म, देखो ऊपर रह तो लगा हुआ है, लेकिन फिर इसका जो तत्सम है वो है ग्रीष्म या ऊष्म। ये दोनों ही शब्द तत्सम हैं, लेकिन गर्म तद्भव है। इसको यदि पूरा यू लिखा जाता है गर्म, अब भी ये तद्भव ही है। कहने का मतलब निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है, उस स्थिति में इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्य। काम का तत्सम है कर्म, श्राप का शाप, कार्य का तद्भव है काज और गर्म का तत्सम है ग्रीष्म या ऊष्म। एक बात मैं आपको वहां शीर्षक में बता चुका था जब अपन पढ़ रहे थे इन चीजों को, हर तत्सम से अनिवार्य होगा तद्भव बनेगा, उससे देशज बने कोई जरूरी नहीं होता है, और विदेशी उससे कभी बनाया ही नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? देखो मैं आपको यह बता चुका था, से, रे, ड़े और ढे। हमने जब आईडीए बनाए थे तो आपको यह नियम बताया गया था कि दंते से का प्रयोग हो, पूरा रे हो या फिर डे और ढे, इनका प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। देखिए ससुर, से आ रहा है ना, ये तद्भव शब्द है। फिर ड़े आ रहा है, घड़ा, ये भी तद्भव शब्द है। अब दिक्कत इन दोनों में आती है, शक और शक शुक्र। तो यहां मैं आपको यह बता चुका था कि अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। इसका यदि तत्सम बनाओगे तो यह होगा स्वसुर। यानी वही बात आई ना कि तालव्य शय का प्रयोग, यदि तालव्य शय दंते शय में बदलता है तो वह तत्सम से तद्भव बनता है। जैसे आपने ये शब्द सीखे हैं यश, ये तत्सम है। दोनों ही बातें हैं, अपन ने ये भी सीखा कि य से शुरू होने वाला शब्द तत्सम होता है, उसे जय से शुरू कर दो वो तद्भव बन जाएगा। इसको यदि आप तद्भव निर्मित करते हो तो क्या बनेगा? जस।
यानी यह जय में बदला है और शय जो तालव्य शय है वो दंते शय में बदला है, यही प्रक्रिया इसमें लागू होगी। यानी ये जो तालव्य शय है ये तत्सम बना रहा है और उसकी जगह यदि दंते से आ रहा है तो वो तद्भव बना देगा। फिर शक, शक को देखो अर्धचंद्र बिंदु से लो, इसका यदि तत्सम करोगे तो ये होगा शंका। यानी अपने ये सीखा हुआ कि अनुस्वार वाला शब्द तत्सम होता है और अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है, तो अनुस्वार है तब तक ये शक का शंका तत्सम है। बच गया कौन? शुक्र। यानी निम्न में से तद्भव शब्द का यदि चयन करना कौन सा नहीं है ये चयन करना है तो इसका उत्तर क्या होगा? शुक्र। क्योंकि आपा आ चीज सीखी कि ऊपर व नीचे लगने वाला रे, फिर तालव्य शय, इसमें तो शर्त पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इसमें दो शर्त पूरी हो रही है, तालव्य शय भी है और कै के नीचे रे भी लगा हुआ है, इसलिए ये शब्द तत्सम है, बाकी तद्भव है। अगला प्रश्न देखिए, देशज शब्द का चयन कीजिए। मैंने आपको बार बार यही सिखाया है कि हर तत्सम से तद्भव बनता है, अनिवार्य है, उससे देशज बने कोई जरूरी नहीं होता, और तत्सम से विदेशी बनाया ही नहीं जा सकता। अब देखिए यहां एक नियम मैं आपको ये लिखवा चुका था कि खाने पीने पहनने ओढ़ने से संबंधित सभी वस्तुएं देशज शब्दों में गिनी जाती हैं। खाने पीने पहनने ओढ़ने से संबंधित सभी वस्तुएं देशज शब्दों में गिनी जाती हैं। अब जैसे अपन इसको लेकर के चलते, मैं आपको फार्मूला बताऊं, देखो एक शब्द आता है घृत, ये तत्सम है, इसको आप यूं कह रहे हो घी, ये तद्भव है। अब यदि आप ये कह रहे हो कि सर हमारे घर में भी इसको घी कहते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उससे देशज बने ही, लेकिन स्थान विशेष के अनुसार बदलते रहते हैं। इसको हमारे क्षेत्र में टिंडा कहते हैं, टिंडो एक सब्जी भी हुआ है ना, यानी घृत घी टिंडो, अपने कौन के बिना टिंडो खाए रह जाग चल जागो, बिना टिंडो खाए रह जाग चल जागो। तो ये तत्सम था, ये तद्भव है और ये इसका देशज है। फिर देखो दही अपने आप में तद्भव शब्द है, यदि इसको दधी कहा जाता तो ये तत्सम था, दही इसका तद्भव है, तो ये भी दोनों देशज नहीं है। फिर बगावत, मैं आपको ये सिखा रहा था कि कै, खे, गे, जय और फे, ये जो छोटी बिंदी लगी है इसको नुक्ता कहते हैं। यदि पूरे शब्द में किसी भी एक अक्षर के नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो वो शब्द ही क्या होता है? विदेशी होता है। यानी ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये विदेशी है। बच गया कौन? चूंदड़ी। यानी खाने पीने पहनने ओढ़ने से संबंधित वस्तुएं देशज शब्दों में गिनी जाती हैं, बशर्ते वो पहनावा हमारी कल्चर से युक्त हो। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्तमान में हमारा जो पहनावा है, मैं कई बार बच्चों से ये चीज शेयर करता हूं कि लॉर्ड मेकाले जब यहां से गया था लौट करके, तो उसने एक पत्र लिखा था ब्रिटेन की महारानी को। उसने कहा कि मैं भारत में आज एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करके आ रहा हूं कि आने वाली भारतीय संततियां रंग रूप से भारतीय होंगे, बल्कि उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब कुछ इंग्लिशियन होगा। वो आज हो रहा है, हम देख रहे हैं। ये जो टी शर्ट है, पगड़ी अपने देशज शब्द थे, टी शर्ट विदेशी शब्द है, पैंट बूट शूट ये हमारे शब्द है ही नहीं। अपने ऐसे शब्द होते थे बाजरा, धोती, भिंडी, टिंडा, मतीरा, तोरू, काकड़ी, खरबूजे, रजाई, गुदड़ा, लहंगा, पीड़ा, पोमचा, चाड़का, और उसी कंडीशन में क्या है? चुंदड़ी है। यानी ये हमारा पहनावा है। तो ये दो शब्द तद्भव हैं। बगावत नुक्ते के कारण से विदेशी शब्द है और चुंदड़ी यहां पर देशज शब्द है। फिर देखिए विदेशी शब्द कौन सा है? मैंने आपको यह सिखाया हुआ है कि कानून से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द विदेशी होता है। कानून से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द विदेशी होता है यदि वह, बल दे के बोल रहा हूं इस बात को, कानून से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द विदेशी होता है यदि वह संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय या संधि का उदाहरण न हो। अब देखिए कोर्ट शब्द कानून से जुड़ा हुआ विदेशी है, कचहरी विदेशी है, अदालत विदेशी है, लेकिन न्यायालय देखिए इसमें नी उपसर्ग है संस्कृत का,
फिर आय, यहां तक क्या बन गया? न्याय। और ये इस प्रकार से है भाई, यानी नी और आय यण संधि हो गई है, और फिर आलय। मैं नियम क्या सिखा रहा हूं आपको? कानून से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द विदेशी होता है, पर वह संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय या संधि का उदाहरण न हो। कोर्ट को कोर्ट कहोगे, विदेशी है। कचहरी कह रहे हो तो भी विदेशी है। अदालत कह रहे हो तो भी विदेशी है। इसका सही उत्तर है न्यायालय, यानी न्यायालय शब्द तत्सम है। अगला देखिए, विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? इंसान, आदमी, औरत, स्त्री। इंसान, आदमी, औरत और स्त्री, ये जहां हम तत्सम तद्भव लिख रहे थे, वहां अंतिम लाइन में आपको मैंने ये लिखवाया था कि इंसान, आदमी, औरत तीनों ही शब्द विदेशी हैं। इसके अलावा स्त्री, नारी, महिला, पुरुष और नर, ये पांचों ही शब्द तत्सम हैं। इन पांच के अलावा इनके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो या तो देशज होगा या फिर विदेशी। और ये औरत जो शब्द है, ये सेकंड ग्रेड हिंदी में आया हुआ शब्द है। वहां भी बिल्कुल इसी प्रकार का विकल्प था कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो वहां एक विकल्प में औरत था, बाकी तीनों शब्द तत्सम थे। अपन इसको, ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही है कि जब अपन पहली क्लास में थे तो अपने को वर्णमाला सिखाने का ये क्रम होता था। सर बताते थे कि औ से औरत, तो हम ये सोच गए कि पहली दूसरी क्लास में तो हमें तत्सम तद्भव नहीं आते थे, इसका मतलब ये शब्द अपना ही है, यानी विदेशी नहीं है। लेकिन वास्तव में ये तीनों ही शब्द विदेशी हैं। यहां इसका सही उत्तर होगा स्त्री, यानी स्त्री, नारी, महिला, पुरुष, नर। अपने ऋग्वेद काल से ये परंपरा चली आ रही है। अपन ये सीख रहे थे, बोलो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र एतातु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफलाक्रिया, है ना। पुरुष के लिए कहा गया था स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशा दंता नखानरा। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशा दंता नखानरा। तो नर, नारी, स्त्री, महिला और पुरुष ये शब्द तत्सम है। इनके अलावा इनके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो या तो देशज होगा या फिर विदेशी। बड़ा मजेदार प्रश्न है ये, देखना। रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? इसमें दो चीजें हैं। रूढ़ क्या होता है? देखो, रूढ़ का मतलब है वह शब्द जिसके दो सार्थक टुकड़े नहीं होते और कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। पहली बात तो क्या है, इसके विच्छेद नहीं होंगे, और दूसरी बात इसका कोई न कोई विशिष्ट अर्थ भी निकलेगा। ये रूढ़ शब्द है। देखिए, पहला जो उदाहरण है खग। बच्चों ये ध्यान रखना, मैं जब समास सिखाता हूं तो एक सीधा सीधा तरीका बच्चों को दिया जाता है। टाइम पास करने की जरूरत ही कौन पड़े। आप एक तो समास में एक मनो लगा और एक बिना टाइम पास करे भी आप पढ़ सका। ये बहुब्री समास है। किसी भी शब्द के लास्ट में चर जुड़ा हुआ है उसको पढ़ो मत, वो बहुब्री समास का उदाहरण है। जैसे नभचर, जलचर, खेचर। यदि शब्द के लास्ट में भर जुड़ा हुआ है तो बहुब्री समास है। विश्वम्भर, एक बार छात्रावास अधीक्षक में उदाहरण आ गया था, विश्वम्भरा, यानी पुल्लिंग है तो भर है और स्त्रीलिंग है तो भरा। धर शब्द आ जाता है, महीधर, गिरिधर, मुरलीधर। पिछले पटवारी में आया था एक उदाहरण, चक्रधर। इन धर जुड़ा हुआ तो भी बहुब्री समास है। कर जुड़ा हुआ हो, जैसे दिनकर, दिन को करता है जो वह। भास्कर, भास को करता है जो वह। यदि शब्द के अंत में जय जुड़ा हुआ तो भी वो बहुब्री समास है। जैसे जलज, जल में जन्म लेता है जो वह। नीरज, नीर में जन्म लेता है जो वह। मनोज, मन में जन्म लेता है जो वह। यहां देखिए, यदि शब्द के अंत में गै लगा हुआ है तो भी वो बहुब्री समास है। और बहुब्री समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ होते हैं। सभी उदाहरण क्या होंगे? योगरूढ़ होंगे। अब देखिए यहां लास्ट में क्या लगा हुआ है? खग। ख अकेला आकाश का पर्यायवाची है। ख का अर्थ क्या है?
आकाश, और गय का अर्थ होता है गमन करने वाला। यानी ख में गमन करता है जो वह, आकाश में गमन करता है जो वह, बहुब्री समास का उदाहरण है। और बहुब्री समास का उदाहरण है, इसका मतलब ये योग रूढ़ शब्द है। दूसरा देखिए, नग। जिस भी शब्द के प्रारंभ में न जुड़ा हुआ हो उसका अर्थ निकलेगा नहीं। नहीं गमन करता है जो वह, नहीं गमन करता है जो वह पर्वत का पर्यायवाची है, और पर्वत का पर्यायवाची है, योग रूढ़ शब्द है, बहुब्री समास का उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर इसको देखिए, शाखा मृग, वो भी पिछली बार सेकंड ग्रेड में ऐड है। शाखा का है जो मृग वह, शाखा का है जो मृग वह, वानर का पर्यायवाची है। तो ये तीनों बहुब्री समास के उदाहरण हैं, जबकि जग शब्द के टुकड़े नहीं होते। और टुकड़े यदि नहीं होते, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। ये नहीं नहीं आएगा, यहां ये पूछा गया है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तब उत्तर क्या आएगा, जग। ये तो तीनों ही योग रूढ़ हैं, है ना। और रूढ़ कौन सा नहीं है, ये प्रश्न नहीं बनेगा, बल्कि रूढ़ कौन सा है, तब उत्तर क्या आएगा, जग। ये थोड़ा सा यहां में स्प्रिंट हुआ है, तो ये हटा देंगे इसको। प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ये योग रूढ़ है, ये भी योग रूढ़ है, और ये भी योग रूढ़ है। केवल जग जो शब्द है वो रूढ़ है। अगला प्रश्न देखिए, यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक का मतलब क्या है कि वह शब्द जिसके दो सार्थक विच्छेद हो जाते हैं, ठीक है। या उल्टा याद रख लो इसको, जिस शब्द में कोई संधि, कोई समास, कोई उपसर्ग और कोई प्रत्यय नहीं होता वो रूढ़ होता है। फिर केवल बहुब्री समास के उदाहरण योग रूढ़ होते हैं, जो बच गए सभी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यौगिक होते हैं। यानी अलग अलग विच्छेद जिसके हो जाएंगे वो शब्द यौगिक कहलाएगा। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, यहां गुरु मूल शब्द है और इसको ए प्रत्यय जोड़ा गया है। गुरु शब्द को ए प्रत्यय जोड़ा गया है। इस प्रत्यय को अपत्यवाचक प्रत्यय कहते हैं। जब भी किसी शब्द या धातु को आप कोई प्रत्यय जोड़ते हो तो सबसे पहले उसके प्रथम स्वर को वृद्धि करते हैं। प्रथम स्वर को वृद्धि करोगे तो इसका पहला स्वर ऊ है, इस ऊ को वृद्धि होती है औ, ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, औ। फिर अंतिम स्वर यदि ई ऊ रिलरी हो तो उसको गुण किया जाता है। तो ऊ को गुण अगर करते हो तो ओ होता है, यानी शब्द बन जाता है आपका गोरो प्लस ए। फिर यहां देखिए, अयादि संधि है, ए ऐ ओ औ के सामने जब भी कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है। स्थिति देखिए आप, रे में से ओ निकाल लिया है, ओ को अयादि संधि में किस में बदला जाता है, औ में, और फिर ए मिला के देखो शब्द बन रहा है गौरव। इसका मतलब ये शब्द यौगिक है, गौरव शब्द यौगिक है। प्रश्न पूछ रहा है कि यौगिक नहीं है। घट पुल्लिंग शब्द है। किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो व्याकरण के आधार पर यदि आप लिंग परिवर्तन करते हो ना, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वहां व्याकरणों में अपने को ऐसे नियम दिए हुए होते, बोले सभी देशों के नाम पुल्लिंग है, फिर उसके नीचे लिखा होता कंबोडिया, नाइजीरिया, सीरिया, लीबिया, श्रीलंका, स्त्रीलिंग भी। कहने का मतलब नियम नहीं है, है ना। आप यूं ध्यान रखो, किसी भी पुल्लिंग शब्द को आ की मात्रा लगाओ वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे बाल, इसको बनाओ स्त्रीलिंग आ की मात्रा से, बाला, वत्स, वत्सा। इसी प्रकार आपका घट, घट से क्या बना, घटा। टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, इसका मतलब यौगिक है। ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। फिर वही बात, दूसरी चीज, एक तो आ की मात्रा लगाई, एक छोटी ई की मात्रा लगा दो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे तो भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे गति, बुद्धि, मति, सब में छोटी ई की मात्रा स्त्रीलिंग है। अब ये देखिए, बड़ी ई का नंबर आ रहा है। लड़का शब्द को ई प्रत्यय जोड़ो, लड़की, यानी ये भी यौगिक है, लेकिन ये शब्द रूढ़ है। लड़का शब्द के टुकड़े नहीं होते, इन तीनों के विच्छेद हो रहे हैं, इसलिए ये तीनों ही यौगिक हैं। अगला देखिए, अतिशय अर्थ व्यक्त करता है। अपने अर्थ के आधार पर शब्द के 3 पार्ट सीखे। किसी भी शब्द का साधारण, सत्य, सत्य भी कितना, 100% सत्य अर्थ होता है,
वाचक। फिर किसी संज्ञा के लक्षण देखकर निर्धारित किया गया अर्थ होता है लक्षक। और ये है अतिशय अर्थ, यानी ये तो मुख्य अर्थ है। ये मुख्य अर्थ को छोड़कर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षण अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो लक्ष्य है। जैसे यहां मैं ये कहूँ कि राम पुस्तक पढ़ता, सीधा सीधा शब्द है, लेकिन यहां अपन एक, जैसे इसको मैं डॉक्टरी भाषा में बताऊं, डॉक्टर के पास हम बीमार होने के बाद जाते हैं ना, तो डॉक्टर 4-5 औपचारिक बातें पूछता है हमें। ये 50% सही होता है और 50% गलत भी हो जाता है। डॉक्टर में पूछता क्या बात है, अपन कहते बुखार है, जुकाम है, बोले कब से, कल से, क्या खाया था, दाल कड़ी जो भी खाई थी हम बता देते हैं। फिर कह रहा है सर दर्द कर रहा है, हाँ या ना, जी घबरा रहा है, हाँ या ना, उल्टी हुई थी, हाँ या ना, नाक से पानी आता है, हाँ या ना। फिर वो कहता है ठीक है बैठिए आराम से। फिर वो लगाता है, वो पूछता है लो सांस लो, अपन सांस लेते हैं। अब उसने इतनी बातें हमसे की, उसके आधार पर हमारे क्या चेक कर लिए उसने, लक्षण। फिर वो एक दवाई लिखता है कि हो सकता है इसको ये बीमारी हो, ना हो सकता है ये ना हो, दूसरी लिख दी, ये भी ना हो, तीसरी लिख दी, ये भी ना हो तो चौथी, और एक लिक्विड दे दी। कहने का मतलब ये 50% सही है, और 50% व्यंजक जो होता है ये भी हमें कोई सिखाता नहीं है, बल्कि जब हम समाज में प्रविष्ट होते हैं तो खुद इन प्रश्नों, इस प्रकार के अर्थों का इजाद करते हैं। ये किसी भी बात को यदि बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है, अतिशय का मतलब क्या है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, उस शब्द को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। और हमारे हिंदी साहित्य में जितनी अतिशयोक्तियां हुई, अन्य किसी साहित्य में हुई नहीं। बिहारी जैसे नीति पर कवि भी ऐसे लिखते हैं, बोले पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुनो ही रहत आनंद ओपुजास। बोले कोई नायिका है जिसके घर के चारों ओर के लोगों को जब तिथि मालूम करनी होती है, एकम दूज तीज क्या है, तो बोले पत्रा ही तिथि पाइये, उनको पंचांग देखना ही पड़ेगा। क्यों, बोले नित्य प्रति पुनो ही रहत, उस नायिका का मुंह इतना सुंदर है कि हमेशा उसके घर के चारों ओर तो पूर्णिमा ही बनी रहती है। बोले आनंद ओप उजास, इतना तेज निकलता है। तो ये चीज क्या थी, एक अतिशयोक्ति थी। तो किसी भी शब्द के अतिशय अर्थ को या बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किए गए अर्थ को व्यंजक कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखिए अपना, विकारी शब्द कितने हैं, विकारी शब्द कितने हैं। देखो यदि यू पूछता कि रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हैं, तो 3 है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर पूछता तो भी 3 है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर और मिश्रित। यदि मौलिक रूप से पूछा जाए तो शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। बच गया कौन, ये। यानी विकारी शब्द 4 प्रकार का है। वे शब्द जो लिंग, वचन और कारकों के अनुसार बदलते रहते हैं उनको विकारी कहा जाता है। ये 4 हैं, संज्ञा, संज्ञा को हटाकर आता है सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता बताता है विशेषण, और वाक्य का अंत करती है क्रिया। यानी ये विकारी शब्द के 4 भेद हैं जो लिंग, वचन और कारकों के अनुसार बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वृश्चिक, वृश्चिक का तत्सम कौन सा है। तो एक आर आपके सामने बछड़ा, बछड़े का अपन तत्सम करते हैं वत्स, ठीक है। फिर बकरी अजा, भेड़ भिदेली मां, बच गया कौन, बिच्छू, बिच्छू का तत्सम होता है वृश्चिक। ये आपके आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में अपन और विश्लेषण करेंगे।